गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हम करेंगे आज उमाशंकर जोशी जी का काव्य संग्रह है। मतलब काव्य रचनाएं हैं, दो हैं ये छोटी छोटी सी रचनाएं। इनको हम करेंगे छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख। सबसे पहले इनका काव्य परिचय। कवि परिचय में है जन्म उनका 1911 गुजरात में। जन्म 1911 गुजरात में। उसके बाद निधन है इनका सन 1988 1988 में इनका निधन है। प्रमुख रचनाएं हैं विश्व शांति, गंगोत्री, एकांकी भी है, उपन्यास भी है, कहानी भी है, निबंध भी है। और 1947 से संस्कृति पत्रिका का संपादन किया था इन्होंने, उमाशंकर जोशी जी ने। और यहाँ पे जो इनकी रचनाएं ये उनके बारे में पूरा लिखा है। अभिज्ञान कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। और यहाँ है उनके बारे में, यहाँ प्रस्तुत कविता छोटा मेरा खेत खेती के रूपक में कवि कर्म के हर चरण को बांधने की कोशिश के रूप में पढ़ी जा सकती है। कागज का पन्ना जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है, जिस पर रचना शब्दबद्ध होती है कवि को एक चौकोर खेत की तरह लगता है। इस खेत में किसी अंधड़ के प्रभाव से किसी एक क्षण एक बीज बोया जाता है। यह बीज रचना, विचार और अभिव्यक्ति का हो सकता है। दूसरा है बगुलों के पंख। कविता एक सुंदर दृश्य की कविता है। सुंदर दृश्य की कविता है। सौंदर्य का अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कवि ने कई युक्तियां अपनाई है। जो भी रचनाएं लिखते हैं कवि, तो उनका लेखन ऐसा होता है कि आपको अनुभव होने लग जाता है। जैसे सौंदर्य के बारे में या प्रकृति के बारे में कवि जो भी लिखते हैं, तो आप ऐसा उनकी रचना होनी चाहिए, उनका शब्द संयोजन ऐसा होना चाहिए कि आपको बिल्कुल, यहाँ कवि ने, जब हम कविता पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा कि कवि ने अपने अनुभव के आधार पे या अपने विचारों को कैसे प्रस्तुत किया है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जब कोई भी कवि काव्य रचना करता है तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो शब्द संयोजन या भाषा का प्रयोग या क्या लिख रहे हैं, वो पद लिख रहे हैं, छंद लिख रहे हैं, सवैया लिख रहे हैं, काव्य रचना कैसी है उनकी, इन सब चीज़ों पे ध्यान रख के लिखते हैं, जिससे जो पढ़ने वाले हैं, जो पाठकगण हैं या जो उसको पढ़ेगा, उसको अनुभव होना चाहिए, उस चीज़ की फीलिंग आना चाहिए। वो जो बताना चाहते हैं कवि, अपनी बात रखना चाहते हैं कविता के माध्यम से या लेख के माध्यम से, तो वो बात पूरी होना चाहिए, वो बात लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो इस प्रकार का लेखन कवि का और लेखकों का होना चाहिए या होता भी है। यहाँ पे उन्होंने जो बगुलों के पंख कविता लिखी उसमें उन्होंने सौंदर्य का वर्णन किया है, सुंदरता का वर्णन किया। वो सुंदरता जो वो देखना चाहते हैं या वो जो उनको दिखाई दे रही है और उसको वो अनुभव कर रहे हैं, इस प्रकार के सौंदर्य का उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ जो कविता है, पहला है छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंदर कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बो गया। यहाँ पे कवि ने एक कागज के चौकोर पेज को एक खेत के समान खेत के समान देखा है, अनुभव किया है और किसान से अपनी तुलना की है, किसान के अनुसार अपने को मान के, और ये कविता का वर्णन किया है, कविता लिखी उन्होंने। ऐसा लिखा, छोटा मेरा खेत चौकोना। जैसे किसान के लिए खेत होता है और वो वहाँ जाता है, खेत में जाता है, तो उसके विचार चलते रहते हैं कि कौन सा बीज बोना है, कौन सी फसल आएगी, ये सब किसान की सोच है। और वही कवि ने अपने बारे में बताया कि जब मेरे सामने चौकोन पेज आता है तो मेरे मन में विचार आने लग जाते हैं कि मुझे इस पे क्या लिखना है। फिर वो विचार कविता का रूप ले लेता है, लेख का रूप ले लेता है और रचनाओं का रूप ले लेता है, और मैं उस पर रचना करना शुरू कर देता हूँ। बीज बोना मतलब एक अक्षर भी जो दिमाग में आया वो उन्होंने कागज पे उतारा, मतलब वो जैसा खेत में बीज बोने के समान है। और अचानक से जैसे खेतों में आंधी हवा चल के और बीज एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उसी प्रकार कवि के मन में यदि विचार आते हैं तो वो जब तक कागज पे नहीं उतारेंगे उन विचारों को, वो एक रचना का मूर्त रूप नहीं हो सकता है, रचना का मूर्त रूप नहीं ले सकते हैं वो विचार।
यदि वो विचार मन में आ रहे हैं, दिमाग में आ रहे हैं, तो वो शब्द के रूप में यदि कागज़ पे आ जाएंगे तो वो एक रचना का रूप ले लेंगे। इसी प्रकार जो बीज होते हैं वो यदि खेत में नहीं बोए जाएंगे तो वो फसल का रूप नहीं ले सकते हैं, फसल उग नहीं सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे बताया कि जैसे किसान जाके खेत में खड़ा होता है, उसके विचार होते हैं, फिर वो विचार करता है और खेतों में बीज बोता है, या हवा के अंदर से भी यदि बीज आ जाता है खेत में तो वो भी एक फसल का रूप ले लेता है। कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। जिस प्रकार कल्पना करता है कवि, तो और यदि कल्पना करते हैं, कल्पना में कुछ शब्द संयोजन करते हैं, तभी वो एक पेज पे उतार पाते हैं, अपनी रचना को मूर्त रूप दे पाते हैं। यदि वो कल्पना नहीं करेंगे तो ऐसे किसान के बारे में भी लिखा है कि किसान अपनी फसल की कल्पना करता है और जो उसका बीज होता है वो रसायनों को पी, मतलब कल्पना के रसायन, यदि वो कल्पना नहीं करेगा तो वो किसी भी प्रकार के बीजारोपण नहीं कर सकता है, वो सोच के ही वो काम करता है। तो उसी प्रकार ये उसके सोचने से बीजारोपण होने के बाद रसायन, मतलब जो दवाइयाँ वगैरह डाली जाती हैं, उसके बाद ही अच्छी फसल का उसको परिणाम मिलता है। उसी प्रकार मैं भी, मतलब जो कवि भी हैं, वो भी अच्छे शब्द संयोजन, अच्छे शब्द विचार और अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी कल्पनाओं के साथ जब वो अपने शब्दों को एक पेज पे उतारते हैं, तभी वहाँ से नई पल्लव पुष्प अंकुर फूटे पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, मतलब एक विशेष रूप में वो रचना बाहर आती है जब कवि अपनी कल्पना को कागज पे उतारते हैं। झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। जिस प्रकार किसान इतना काम करने के बाद उसकी जब फसल आने लगती है तो वो बहुत खुश होता है और चारों तरफ खुशहाली आ जाती है, उसकी फसल अच्छी होती है। और रोपाई क्षण की, मतलब एक छोटा सा बीज रोपने का काम उसने किया, और उसके बाद कटाई अनंतता की, मतलब बहुत लंबे समय तक उसको फसल का परिणाम मिलता जाता है। एक छोटा सा बीज जाता है और वो बहुत बड़े रूप में बाहर आता है, बहुत बड़ी फसल, बहुत बड़ा परिणाम लेके बाहर आता है, बहुत सारे लोगों को तृप्त करने वाली वो चीज़ होती है। तो उसी प्रकार लुटते रहने से जरा भी कम नहीं होती, मतलब जो फसल होती है, किसान की मेहनत की, किसान की कल्पना की, किसान के काम करने की जो मेहनत होती है, वो फसल के रूप में बाहर आती है, और फिर उसकी कटाई बहुत लंबे समय तक चलती है। काटते जाओ, उसका परिणाम बहुत लोगों को मिलता है और अच्छा परिणाम मिलता है और बहुत लंबे समय तक चलता जाता है। ऐसा नहीं कि एक दिन बीज बोया, दूसरे दिन काटा और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। कटाई बहुत लंबे समय तक चलती है, क्योंकि वो बार बार अंकुरित होके नया प्लांट और नई फसल आती रहती है और लोगों को उसका फ़ायदा मिलता रहता है। उसी प्रकार कवि ने किसान के बारे में लिखा है और बताया अपने बारे में है कि उसी प्रकार जब कोई कवि कल्पना करता है, अपने कल्पना के, अपने अनुभव के, अपने विचारों को एक मूर्त रूप देके जब वो रचना करता है, जब वो कागज़ पर उतारता है, तो वो एक छोटा सा विचार, एक छोटा सा क्षण का विचार, जैसे रोपाई क्षण की, मतलब एक छोटा से कल्पना, एक छोटा सा विचार कागज़ पे उतारने से एक बहुत बड़ी रचना का निर्माण होता है, जो रचना आगे तक चलती जाती है और लोगों को भी उससे मोटिवेशन मिलता है। लोग उसको पढ़ते हैं, सराहते हैं, सीखते हैं उनसे। तो कटाई अनंतता की, मतलब वो बीज उन्होंने बोया, रोपण भी हुआ, पल्लवित हुआ पुष्प या फसल, और जो रचना एक बनी वो रचना आगे तक चलती गई। उसकी कटाई, मतलब उसका जो परिणाम है वो लोगों को मिलता ही गया, आगे तक चलता गया। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना, जो मेरा चौकोन सा खेत है या मेरा जो चौकोन सा कागज है वो एक अक्षय पात्र के समान हो गया है। अक्षय पात्र वो पात्र होता है, वो बर्तन होता है जो जिसमें से अन्न कभी खत्म नहीं होता। वो देवताओं का होता है, देवी देवताओं का अक्षय पात्र होता है। वो आपको प्रसाद के रूप में या आपको आशीर्वाद के रूप में मिलता है। जैसे बताया जाता है कि जब देवी का प्राकट्य हुआ था, संसार में शक्ति का जब प्राकट्य हुआ था, तो वो सब भगवानों की शक्ति मिला के देवी बनी थी। नव दुर्गा का जो रूप है, आप जिसको पूजा करते हो, तो वो सब देवताओं के शक्ति से मिलके बनी थी। तो
तब सब देवता ने उनको कुछ कुछ भेंट स्वरूप दिया था संसार में पदार्पण करने के पहले। किसी ने उनको कभी ना कुम्हलाने वाली, कभी ना ख़त्म होने वाली ऐसा वो दिए थे, जेवर दिए थे। किसी ने उनको तलवार दी थी, किसी भगवान ने उनको गदा दिया था, किसी ने उनको फरसा दिया था, किसी भगवान ने उनको तेज दिया था अपना, सूर्य ने उनको अपना तेज दिया था, किसी भगवान ने उनको, तो अन्नपूर्णा जो देवी हैं, जो कुबेर हैं, उन्होंने अक्षय पात्र दिया था जिसमें से कभी भी आशीर्वाद ख़त्म नहीं होगा, कभी भी अन्न की कमी नहीं आएगी जिसको भी आप ऐसा आशीर्वाद दोगे। तो वो अक्षय पात्र मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला ऐसा बर्तन जिसमें जो भी रखा रहता है वो भरा ही रहता है हमेशा। तो कवि ने अपने जो कागज है उसको अक्षय पात्र बताया है और किसान के खेत को अक्षय पात्र बताया है कि कवि के जो रचनाएं हैं वो उसके जो कागज पे उतरी हुई रचनाएं हैं, जो विचार हैं, वो कभी ना ख़त्म होने वाला है। उसमें से हमेशा आपको अच्छी अच्छी रचनाएं मिलती रहेंगी, अच्छा अच्छा परिणाम मिलता रहेगा। और उसी प्रकार किसान के खेत भी अक्षय पात्र की तरह होते हैं जहाँ से अनाज और अन्न का कभी भी समाप्ति नहीं होती है। तो ये हमने एक कविता आज कंप्लीट करी है। कल हम नेक्स्ट कविता को कंप्लीट करेंगे, बगुलों के पंख। ओके, चलिए बाय।